गुड मॉर्निंग। कल जो आप लोग को बतलाए थे क्लास 9th में, ठीक है, वही केमिस्ट्री को आज आगे लेकर के चलते हैं। तो केमिस्ट्री में कल आप लोग को बतला दिए थे जो, ठीक है, जीव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और जीव मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। जिसमें आप लोग को बतलाए थे जो जीव मंडल के कितने प्रकार होते हैं आप लोग को पता है? कितने प्रकार होते हैं? दो। तो दो प्रकार होते हैं। तो एक उसमें था सजीव और एक था निर्जीव। सजीव के अंतर्गत जैव मंडल आए थे और निर्जीव के अंतर्गत अजैव मंडल आए थे। जैव मंडल के अंतर्गत आपको कौन कौन चीज थे? पौधे और जंतु। और अजैव मंडल के अंतर्गत कौन, मतलब अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन से थे? वायु, जल और मृदा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पढ़ना था हम लोग को प्रदूषण। तो प्रदूषण में कितने प्रकार हम लोग कल पढ़े थे? 3 प्रकार। कौन कौन था? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। यही 3 को पढ़े थे। आज जो हम लोग आप पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर का थोड़ा आगे कहता है पृथ्वी पर जीवन अनेक कारकों पर निर्भर करती है। यानी जो पृथ्वी पर हम लोग जीवन यापन करते हैं तो हमारे लिए ढेर सारे चीज़ हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें कहता है वायु, तापमान, पानी और भोजन, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वायु। वायु के बिना हम एक पल जीवित नहीं रह सकते हैं। थोड़ा देर कभी सांस रोक कर देखिएगा, कभी भी सांस रोक कर देखिएगा जो क्या एहसास होता है, और ये आपको अपने आप में फीलिंग आ जाएगा जो वायु के बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, वायु का दबाव जो है कमते चला जाता है और वायु कम होती चली जाती है। इसी वजह है, सुनते होंगे कभी कभी, जो पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों चढ़ता है? सुने हैं ऐसा? तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो नाक से ब्लड निकलने लगता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बाद है तापमान। तापमान का भी होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब शीतलहरी चल आती है। देखिएगा शीतलहरी में पेड़ पौधा भी थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसे तापमान यानी प्रकाश जो चाहिए, सूरज का धूप जो है वह जो उसको नहीं मिल पाता है, तो ठीक है, उसके बिना वो भी मतलब ठीक है अपनी प्रगति यानी जो ग्रोथ होते रहता है उसमें वो रुक जाता है। उसके बाद है पानी। पानी भी तो समझते ही हैं। और अंत में भोजन, ठीक है। तत्काल आपको कह सकते हैं जो भोजन के बिना 2-3 दिन रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। और पानी से भी इम्पोर्टेंट वायु के बिना आप नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है स्थल और जल के ऊपर हवा के असमान गर्म होने से पवनें उत्पन्न होती है। कहता है क्या, जब स्थल और जल के ऊपर अगर हवा की बात अगर किया जाए तो असमान रहती है, और ये असमान जो होती है इसका कारण भी है वायु का परिवर्तन। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। देखिए चैप्टर में यहाँ से शुरू है आप लोग को चैप्टर, ठीक है। पहले सबसे पहले आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक है, तो इसको पहले देखिए, ठीक है। और इस टॉपिक के हम लोग आगे की ओर चलेंगे। सबसे पहले कहता है जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। जलाशयों का मतलब समझते हैं, जहाँ पर जल का भंडार होता है, यानी जहाँ पे जल आकर के एकत्रित होते हैं उसको हम लोग जलाशय कहते हैं। और जलाशय में क्या होती है, सूर्य के तापमान से यानी सूर्य की गर्मी से उस जलाशय का वाष्पन होता है। और जब वो वाष्पन होता है तो वाष्पन होकर के ऊपर में जाकर के वो संघनन हो जाता है, यानी फिर वाष्प जो होता है वो ऊपर में जाकर क्या बन जाते हैं? बादल। और जब फिर वही बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होती है? वर्षा। कहता है वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुंचाता है। कौन चीज? वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण, तीनों जीवन की गुणवत्ता को। जीवन की गुणवत्ता क्या है? हम जो जीते हैं तो हमारे लिए शुद्ध भोजन चाहिए, हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, साफ सफाई हमारे अगल बगल में होनी चाहिए। अगर ऐसा करके अगर हम रखते हैं तो अपने आप में स्वस्थ हैं। लेकिन अभी बताइए कोई आदमी स्वस्थ हैं और कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है। इसका कारण क्या है? जो हमारे अगल बगल में या हमारे पास जो भोजन मिल पाता है वो भोजन, या हम जो सांस लेते हैं वह सांस शुद्ध नहीं है, जिस वजह से हमारे जीवन के लिए हमारे, ठीक है, गुणवत्ता को क्षति पहुंचाता है। हमें अपने प्रकृति संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपूर्णीय रूपों से उपयोग करने की आवश्यकता है। कहता हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ है उसको बचा करके रखना है और समय उसका सदुपयोग करना है। जैसे बताइए पानी से अगर हम लोग को स्नान करना है, अगर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो 10 बाल्टी पानी से नहा लेते हैं, क्या ये उचित है? जैसे अगर खाना खाने के लिए कहीं अगर मिला तो और लाइए और अंतिम में छोड़ देते हैं हम लोग, तो ये गलत है। वो हमारी प्रकृति संपदा है और उस प्रकृति संपदा को हमें बचा करके रखना चाहिए ताकि आने वाला समय में भी हम उसका उपयोग कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अभी बतलाते हैं आपको पेट्रोल। पेट्रोल क्या है?
प्रकृति संपदा है, और प्रकृति संपदा में पेट्रोल को हम लोग इतना ना अंधाधुंध उपयोग कर लिए जो उसका भंडार अब समाप्त होने वाले हैं। तो बताइए, अगर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी या पेट्रोल से जो भी कुछ चलता होगा या पेट्रोल से जो ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता होगा, क्या अब वो चीज़ चल पाएगा? तो क्या हम उसके बिना फिर काम मेरा अधूरा हो सकता है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं भंडार सीमित है, और उसका उपयोग अगर हम लोग सही रूप से नहीं करेंगे तो आने वाला समय में उसके बिना हम ठीक है मर सकते हैं। फिर कहता है क्या, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं, जिसके कारण जैव मंडल के विभिन्न घटकों में निश्चित संतुलन स्थापित होता है। कहता है प्रकृति में पोषक तत्व जो है उसका पुनर्चक्रण होते रहता है। जैसे आपको बतलाते हैं, आप सभी आदमी जानते होंगे, जो दलहन पौधे जो होते हैं, दलहन पौधे के जड़ में एक राइजोबियम नामक क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देते हैं, और उस नाइट्रेट से हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है। सबसे ज़्यादा दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ना। तो क्या हुआ, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया और हमें मिला। तो इस चीज़ को हमें बनाए रखना चाहिए। अगर ये बना रहेगा तो हम लोगों को संतुलित भोजन जो होता है वो मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, हम लोग इस बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स जो होता है, बर्गर, पिज्ज़ा, ये खाते रहते हैं। और अभी तो जवानी है, बचपना है, तो मरमरा देते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर है, लेकिन वही आपको शरीर पर पड़ेगा अब सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्लास में एक हमारे स्टूडेंट हैं जो शाम में प्रत्येक दिन को बर्गर या उनको पिज्ज़ा चाहिए। पिज्ज़ा तो लगभग नहीं खाते होंगे, लेकिन बर्गर ज़रूर खाते होंगे। बहाना क्या होता है, पेठिया। ठीक है, चौक पर 2-3 को मना कर दिए हैं नहीं देने के लिए, लेकिन कोई माने हमारी बात तब तो। देखिए आगे, अब कहता है पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी की संपदा और सूर्य की ऊर्जा से होती है। वायु, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। ठीक है, इसमें से जितना है वायु, वायु के बिना क्या मानव एक भी पल जिंदा रह सकता है? क्या नहीं रह सकता है। वायु के अलावा है पानी, पानी भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। मृदा भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। खनिज संपदा भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। और सबसे बड़ा चीज़ तो उपयोगी है उसके लिए प्राणी। अगर मान लो, प्राणी का मतलब होता है जीव, जीव के बिना जीव नहीं संभव है जो रह सकता है। अब ये बताओ, क्लास में अगर इतने स्टूडेंट बैठे हुए हो, इसमें से अगर सबको मार दिया जाए तो एक बच्चा को मन लगेगा पढ़ने में? चाहे सभी बच्चे अगर चले जाएंगे तो एक बच्चा को मन लगेगा? गांव में ही 5, 10, 20, 25, 50 घर होते हैं तो मन लगता है। घर की ही बात करो, गांव की बात को छोड़ दो। घर में ही अगर पूरा घर बना हुआ है अच्छा सा, और उसमें अगर एक आदमी रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर 5-10 लोग रहते हैं तो मज़ा आता है, मन लगता है। कभी झगड़ा होता है, कभी झापट खाते हैं, कभी झापट देते हैं, तो इन्जॉय आते रहता है कि नहीं? तो प्राणी भी मनुष्य के लिए, यानी जीव भी है मनुष्य के लिए ज़रूरी का चीज़ है, और पौधा भी मनुष्य के लिए ज़रूरी का चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पौधा तो हम लोगों को क्या प्रदान करती है? ऑक्सीजन। सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो वायु, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे सभी मनुष्य जाति के लिए क्या है? उपयोगी हैं, और इसके बिना मनुष्य एक पल नहीं रह सकता। अर्थात कह सकते हैं यह सब मनुष्य का एक साथी है। मिट्टी कैसे उपयोगी? कैसे? तो अभी कहाँ है? तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो रहने के लिए ज़मीन चाहिए, और जीविकोपार्जन के लिए भोजन जो बनता है वो कहाँ बनता है? ज़मीन पर ही ना बनता है। उसके बाद कहता है पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग देखिए, कहता है पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पर पानी है। यह भूमिगत जल रूप में भी पाया जाता है। यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में है। इन सबको मिलाकर जल मंडल का निर्माण किया गया है। वायु बतला रहे हैं, वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करता है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब जानिए, सबसे पृथ्वी के कितने परत, मतलब ये जो हम लोगों का है जीवन जीने का 3 परत में है। सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जल वाले मंडल को जल मंडल कहते हैं, और हमारे आवरण यानी पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब क्वेश्चन आई, जो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो जानिए 3/4 यानी 4 भाग अगर किया जाए, जैसे अगर ये 4 भाग कर दिया जाए तो 1 भाग को छोड़ करके 3 भाग में पानी है। तो वृत्त का मतलब कि पूरा 100 भाग, 100 भाग का मतलब कि 4 भाग करेंगे तो 25, तो 25 तिया 75। लेकिन अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन अगर जीके के अनुसार से, अगर मतलब कहता ना औसत के अनुसार से, तो 71% भाग में जल है।
लेकिन मानिएगा 75, क्योंकि 3/4 भाग में जल माना जाता है। हाँ, ये है जो 75% में पूरे पीने योग्य नहीं है, मात्र 2-3% पानी पीने योग्य है और सब पानी बेकार है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर 71% दिया हुआ है। आपको ये भी बतला दें, कन्फ्यूजन आप लोग को और उत्पन्न हो जाएगा जब अगर आप लोग मॉडर्न इतिहास पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा जो ईस्वी सन में भी कई जगह डिफरेंट होते हैं, ठीक ना। लेकिन 3/4 कहता है, इसलिए आप लोग 75% लेकर के चलेंगे, क्योंकि 100 में 3 भाग करेंगे तो कितना होगा, 25 या 75, ठीक है। आगे देखिए, कहता है अब यही तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, स्थल के मंडल के बारे में। स्थल मंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और पानी, हमारे पास जो पानी उपलब्ध होती है वो कैसे, समुद्र के जरिए, तालाब के जरिए, नदी के जरिए, झील के जरिए। इसके अलावा भूमिगत जल भी है, जमीन के अंदर भी जल है। इसी सभी, ठीक है, इसी भूमिगत जल के साथ साथ और ये बाहर वाले जल को सबको मिला करके कौन चीज का निर्माण किया गया है, जलमंडल का। और वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों समझ में आ गया। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, स्थल मंडल। और जल के समूह को जलमंडल, और हमारे अगल बगल में यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु कंबल के रूप में काम करता है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब देखिए, अभी हम लोग को पढ़ना है जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल मतलब समझते हैं ना, पिछले क्लास में आप लोगों को, कल के क्लास में बतलाए थे जैव मंडल के कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन था, एक सजीव और एक निर्जीव। तो अब हम लोग को पढ़ना है जैव मंडल के बारे में। देखिए, कहता है जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र, जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। यह 2 प्रकार के घटकों से मिलकर के होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। आपको कल के क्लास में हम बतलाए थे मेन टॉपिक एक नज़र में, जिसमें आपको इसका शॉर्ट बतलाए थे। अगर आपको पूछे जो जैव मंडल किसे कहते हैं, तो अब आसान सी भाषा में हम कह सकते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करे जो जैव मंडल किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के कितने घटक होते हैं, तो 2, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो यहाँ पर नहीं है, आप लोग कल के क्लास से बतलाइए जो जैविक घटक का मतलब क्या, सजीव, और अजैविक घटक का मतलब क्या, निर्जीव। सजीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पौधे और जंतु आते हैं, और अजैव घटक के अंतर्गत हवा, पानी और मिट्टी आते हैं। कोई दिक्कत क्या, ये तो आप लोग कल के क्लास में पढ़ लिए थे, लगभग समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, अब कहता है जैव मंडल के अंतर्गत जब हम लोग पढ़े कौन कौन चीज, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैव मंडल। अब देखिए, जैव मंडल में सबसे पहले कहता है जीवन की श्वास। जीवन की श्वास की सबसे बड़ी मुख्य चीज क्या है, हवा। वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कितना पाई जाती है, 0.03%, 0.03%, जो कि अभी सब अपडेट नहीं किया है बुक, लेकिन 0.04% हो गया, यानी कार्बन की मात्रा अब बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन की मात्रा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। इतना ना प्रदूषण बढ़ गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, अभी हम लोग को संतुलित वातावरण रहना चाहिए, गर्मी से देखिए कितना परेशानी है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन जैसे उत्कृष्ट गैस अल्प मात्रा में होती है, इसकी भी मात्रा है कुछ, सब मिला करके कितना होता है, 100। वायुमंडल की भूमिका, अब देखिए एक एक करके यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वायुमंडल की भूमिका, कहता है वायु उष्मा की कुचालक है। वायुमंडल दिन के समय और वर्षा भर पृथ्वी के औसत तापमान के लगभग को नियत रखता है। वायुमंडल समझे, देखिए कहता है वायु उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जो वायु उष्मा की एगो हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद है वायुमंडल दिन के समय और वर्षा, ठीक है, वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। वायु ही वातावरण को, ठीक है, संतुलित बनाए रखता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, और वातावरण का संतुलन बिगड़ने से, ठीक है, जनशून्य मतलब जीवन जो है, जीवन स्तर समाप्त हो सकती है।
तो याद रखिएगा, वायु उष्मा का कुचालक होता है और यही पृथ्वी पर, ठीक है, तापमान को संतुलन करके रखता है। अगर तापमान में अगर गड़बड़ी हुई तो लोगों का मृत्यु तय है। जैसे अभी आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, आज से कुछ दिन पहले जब काफ़ी गर्मी थी तो बहुत ज़्यादातर लोगों को लू लग रहा था और ज़्यादातर लोग मर रहे थे। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था 15-20 दिन के लिए। जो 12 बजे 1 बजे बाहर अगर निकलता था उसका तबीयत खराब होना तय था। हुआ था इस बार। तो क्या हुआ, वायुमंडल में गड़बड़ी हुई। तो वायुमंडल में गड़बड़ी, ठीक है, वायुमंडल ही हमारे वातावरण को संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, कहता है यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए, जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। वहाँ रात का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस ही वहाँ हवा एवं पानी का अभाव रहता है। यही कारण है जो वहाँ पर पानी और हवा दोनों का अभाव है। जहाँ पर पानी और हवा का दोनों का अभाव रहेगा, क्या वहाँ पर जीवन संभव है? लेकिन अभी आप लोग जस्ट सुनेंगे, कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 हमारे, ठीक है, इसरो कंपनी लॉन्च किया था, पता है। तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन खोज लिया है, वहाँ पर जाकर के वो पानी खोज लिया है और कह दिया है जो चंद्रमा पर भी जीवन संभव है। तो अभी जो हम लोग किताब की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो किताब के लैंग्वेज में चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। तो वहाँ का जो रात में तापमान हो जाता है वो -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है? बर्फ। और -90 गया, इसका मतलब कि पानी का बात खत्म हो जाएगा। और 110 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प बन जाता है। सभी आदमी जानते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। और 110 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या वहाँ पर जीवन संभव है? जीवन संभव नहीं है। हम लोग किताब से पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन याद रखिएगा अब जीवन संभव है चंद्रमा पर, क्योंकि हमारे इसरो कंपनी जो है, हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, वह यह साबित कर दिया है जो चंद्रमा पर जीवन संभव है। अब इस चंद्रयान 3 के बाद कई ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो जमीन चंद्रमा पर खरीद रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा हमारे एक एक्टर थे जो मर गए, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी चंद्रमा पर जमीन खरीदे हुए थे। ठीक है, आप लोग को सुनने के लिए मिला होगा ये चीज़। तो अब वहाँ संभव है, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 हम लोग तो न्यूज़ में देखते रहते हैं, जो पानी का खोज किया है, वहाँ पानी मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया। तो बताइए, पानी और ऑक्सीजन मिल गया तो लगभग वहाँ पर कृषि कार्य संभव है। और जब कृषि कार्य संभव है तो ऑटोमेटिक है जो वहाँ पर जीवन चल सकता है कि नहीं? तो अब आगे चलते हैं। देखिए आगे में आप लोग को अभी देखना है वायु की गति। वायु की गति में वन के बारे में पढ़ना है। कहता दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। देखिए, एक यहाँ पर एकदम बड़ा सुंदर टॉपिक है। दिन के समय हवा की दिशा जो होती है समुद्र से स्थल की ओर होती है। दिन के समय में हवा की दिशा क्या होती है? समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब तक गर्म नहीं होगी तब तक ऊपर उठेगी। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को हम देते हैं। आप लोग सुने होंगे जो जहाज का जो निर्माण किया था वह सबसे 2 भाई था, राइट ब्रदर्स का नाम सुने होंगे। वो क्या था, जो आंगन में बैठा हुआ था तो सोचा, जब उसकी माँ चूल्हा समझते हो ना जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें फूंक लगा रही थी आग को जलाने के लिए, तो देखा जाए राख ऊपर उड़ा। ये का एक इसके माइंड में बिजली से कौंध गई, वाह, वायु में है इतना पावर, जो अगर फूंकते हैं तो ऊपर उड़ता है, यानी गर्मी ऊपर कर सकती है। बस इन्होंने वही काम किया और काम करके, ठीक है, ये साबित किया जो आदमी भी आसमान में उड़ सकता है, और उन्होंने जहाज का निर्माण किया। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। अब तो आप लोग को पता चलेगा जो दिन में गर्मी क्यों होती है। अगर आपसे कोई पूछे जो दिन में इतना गर्मी क्यों होता है, तो क्या कहेंगे? हवा की जो दिशा होती है समुद्र से स्थल मतलब जमीन की ओर होता है, इसीलिए दिन के समय में गर्मी अधिक होती है। अगर आपसे पूछे रात के समय में ठंडा क्यों होता है, तो क्या कहेंगे? हवा की दिशा क्या होती है? स्थल से समुद्र की ओर। समुद्र में क्या होता है? पानी। इसीलिए रात के समय में हम लोगों को ठंडा लगता है। कितना हो गर्मी का मौसम रहे, लेकिन रात में तनिया जरूर हम लोगों को ठंडा एहसास होता है। देखें कि नहीं, कहता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। पवन समझते हैं, हवा के सम्मिलित रूप को हम लोग पवन कहते हैं।
हल्का हल्का हवा होते होते क्या करता है, पवन का निर्माण कर देता है। और पवन को हम लोग, ठीक है, अगर क्षति पहुंचाने लगते हैं तो उसको हम लोग आंधी तूफान कह देते हैं। अगर पवन हमारे लिए लाभदायक है तो वह हवा का एक झोंका है, और वही अगर पवन हमारे लिए हानिकारक है तो उसको हम लोग आंधी और तूफान कहते हैं। हवा में जब गति बढ़ जाती है, जो पवन की गति बढ़ जाती है, वो हमारे घर को हटा सकता है, उजाड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो आंधी में देखते हैं हम लोग अपने आप को बचाव करते हैं, ठीक है। तो हवा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, पवन कह सकते हैं। पवन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग आंधी और तूफान कहते हैं, ठीक है। कहता है वर्षा, जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य किरणों के द्वारा गर्म होती है और जल वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है जहां यह फैलती और ठंडी होती है। ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जब बूंदें आकार में बढ़ जाती है तो नीचे गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, वर्षा का कारण, ठीक है। वर्षा कैसे होता है, तो वर्षा जलाशयों का जल, वर्षा कैसे होती है, तो जलाशयों का जल अत्यधिक गर्मी के कारण। और अत्यधिक गर्मी कब होती है, जब दिन के समय में हवा कैसे चलती है, समुद्र से स्थल की ओर। जब समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो हवा क्या होती है, गर्म होती है। और गर्मी के कारण क्या होता है, जो जल वाष्प बनता है। तो वाष्प बनता है तो गर्मी उसको क्या करती है, वाष्प को ऊपर ले जाती है, और ऊपर जाती है तो फिर ऊपर में क्या हो जाती है, ठंडा होती है। तो ठंडा होती है तो वो दाना दाना बन जाती है, और वही दाना जब यानी बर्फ़ बन जाती है, और वही बर्फ़ जब भारी हो जाता है तो नीचे टपकने लगती है। क्या होती है, नीचे टपकने लगती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्षा हो गया। यानी वही बूंद वाष्प जो ऊपर जाता है, वही वाष्प जब बड़ा बड़ा बूंद बन करके जमीन पर गिरने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्ष नहीं, वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा। अब फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो वर्षा कैसे होती है, तो हम कह सकते हैं जलाशयों से अत्यधिक गर्मी के कारण जल वाष्प बन करके ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर कैसे उठते हैं, गर्मी के कारण। गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, तो दिन के समय में हवा जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो ठीक है, हवा ऊपर उठने लगती है, और वहाँ पर जो चीज़ रहता है उसको भी वो ऊपर उठा देता है। तो उसमें क्या मिल जाता है, जल। तो जल चूंकि वाष्प बन जाता है तो वाष्प को ऊपर उठा करके क्या कर देता है, ऊपर पहुँचा देता है। और जब ऊपर पहुँचता है तो वो जल, वो वाष्प जो है, वाष्प संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब कि जमना प्रारंभ कर देते हैं। तो जम करके जैसे ही भारी होते हैं कि बूंद के रूप में क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। और जब गिरने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा। अब समझिए, अगर हवा की गति तीव्र होती है तो वर्षा की बूंद की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर हवा की गति कम होती है तो वर्षा की बूंद की गति समान होती है। यहाँ तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत। अब देखिए, हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे, समझे। आज भर हम लोग केवल वायु के बारे में पढ़ लिए हैं, अगला दिन पढ़ेंगे हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, फिर अगला क्लास अगला दिन।